आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए पीवाईक्यू सीरीज कवर कर रहे हैं। उसी में नेक्स्ट पार्ट है और फिलहाल मौर्य काल है वो चल रहा है। मौर्य काल पर जितने भी सवाल अब तक पूछे गए हैं टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री व अन्य टीचर्स एग्ज़ाम में, उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की राजनीतिक स्थिति के संदर्भ में पीवाईक्यू हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी सीरीज में ये नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपको टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए और क्विज सीरीज में हिस्सा लेना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये क्विज आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो चल रही है, रात को 10 बजे होती है डेली, जहाँ पे आपको अपनी रैंक भी पता चल जाएगी कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं। और बाकी जल्दी ही आप लोगों के लिए सिस्टमेटिक वे में हिस्ट्री के लिए क्विज है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें चैप्टर वाइज कराया जाएगा। आपको एक वीक का पूरा वो दे दिया जाएगा, कितने चैप्टर हैं वो आपको तैयार करने एक वीक में, फिर हम उससे रिलेटेड क्विज है वो चलाएंगे। तो वो उसकी शेड्यूल भी आपको उसी ग्रुप में मिलेगा, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक गणानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। पाटलिपुत्र आधुनिक पटना चंद्रगुप्त की राजधानी थी, जिसके विषय में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने विस्तृत विवरण है वो दिया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर तथा मथुरा थी। दो राजधानियाँ थीं कुषाण की। कनिष्क के समय में एक पुरुषपुर या पेशावर थी और दूसरी मथुरा थी। इलाहाबाद का प्राचीन नाम प्रयाग है। इसे तीर्थराज, तीर्थों का राजा भी कहते हैं। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती गुप्त रूप में है। सरस्वती तो का संगम है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। वाराणसी को बनारस और काशी भी कहा जाता है। इसे हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र शहर माना जाता है। इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। सवाल बन सकता है अविमुक्त क्षेत्र किसको बोला जाता है? तो बनारस को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी सेल्यूकस निकेटर की पुत्र थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम हेलेन था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस युद्ध है वो 305 से 4 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था। इसमें सेल्यूकस की पराजय हुई। 303 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य संधि हुई। इस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेन का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया और इस वैवाहिक संबंध का विस्तृत उल्लेख केवल एपियानस में मिलता है। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेन की शादी का जो उल्लेख है वो एपियानस में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की श्रद्धा थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जैन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म में श्रद्धा थी। अपने जीवन के अंतिम समय वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत के विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर, मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। अब कभी पूछा जा सकता है कि अहनानूर और मुरनानूर है ये किस लैंग्वेज से रिलेटेड ग्रंथ हैं? तो ये तमिल से रिलेटेड हैं, न कि कन्नड़ से। जैन एवं यूनानी स्रोतों में यह प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब को यूनानियों से मुक्त कराया था। स्ट्रैबो ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने चंद्रगुप्त मौर्य की महिला अंगरक्षकों का उल्लेख किया है। किसने किया है महिला अंगरक्षकों का उल्लेख? तो स्ट्रैबो ने किया है। प्राचीन भारत के में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसा कि अभी हमने ऊपर व्याख्या में देखा था। निम्न में से कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया था? तो देखिए वही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत में सेंड्रोकोटस नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था। तो यूनानी सेंड्रोकोटस बोलते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। बिंदुसार को क्या बोलते थे?
ऑप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। यानी कि एरियन और प्लूटार्क है ये एंड्रोकोटस बोलते हैं, और विलियम जोन्स है वो सेंड्रोकोटस के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान है वो करते हैं। नेक्स्ट है यूनानी विवरणों में निम्नलिखित में से किसको सेंड्रोकोटस नाम दिया गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को। वही सवाल है, रिपीट हो रहा है बार बार। देखिए, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस बोला जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया था। उस साधु जैन मुनि का नाम क्या था? तो उस जैन मुनि का नाम था भद्रबाहु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर लगभग 298 ईसा पूर्व में जैन विधि संलेखना यानी कि उपवास द्वारा शरीर त्याग दिया था। कब त्याग दिया? 298 ईसा पूर्व में। व्याख्या देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में। परिशिष्ट परवन मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है कि मगध को विजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक नामक राजा से सहायता ली थी। तो कई बार इसको पूछा गया है, कौन से राजा से सहायता ली थी? परिशिष्ट परवन और मुद्रा राक्षस के अनुसार तो प्रवर्तक से। चतुर्थ स्तंभ लेख से पता चलता है कि मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन की मोहलत दी जाती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी नागरिक होता था जिसका मुख्य कार्य नगर की सफाई एवं सुरक्षा करना था। तो सिटी की क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी दोनों ही ये किसके हाथ में थे? तो नागरिक के हाथ में होते थे। श्रवण बेलगोला स्थित है कर्नाटक में। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। उनके नाम थे मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस। तो ये भेजे गए थे ग्रीक राजाओं द्वारा। व्याख्या देख लेते हैं। यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज कई वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। बिंदुसार के समय में भी पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध कायम रहा। सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस तथा मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत दरबार में भेजा था। स्ट्रेबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस, एरियन तथा प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस तथा फिलार्कस ने सेंड्रोकॉप्टस कहा है। तो एक चीज़ और यहाँ नहीं मिली कि सेंड्रोकॉप्टस भी कहा, तो वो कहा फिलार्कस ने। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकॉप्टस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो तमिलनाडु ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। बाकी बंगाल भी था। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, तो पाकिस्तान भारत का हिस्सा था ही उस दौरान। और अफगानिस्तान में भी अफगानिस्तान भी भारतीय साम्राज्य का हिस्सा था। नेक्स्ट देखते हैं, राजदूत डायनोसियस किसके दरबार में आया था? तो आया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया का राजदूत डायमेकस किस मौर्य शासक के दरबार में आया था? तो बिंदुसार। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायमेकस तो बिंदुसार के दरबार में आया था। सीरिया का राजदूत था ये। मौर्य दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस का दूत कौन था? तो डायनोसियस था। तो ये मिस्र का राजा इसका राजदूत था, तो उसका नाम था डायनोसियस। व्याख्या देख लेते हैं। डायनोसियस नामक राजदूत को मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के समय में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही व्याख्या है, किसका विदेशी वृत्तांत मौर्य काल की जानकारी देता है? तो इनमें से जो विदेशी वृत्तांत है वो मौर्य काल की जानकारी देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को जिस अंचल का शासनभार दिया गया था वो क्या था? तो ए और बी दोनों, तक्षशिला और उज्जैन दोनों ही जगह का कार्यभार था। देवावदान से पता चलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक अवंती यानी उज्जैन का उपराजा वायसराय था। पहला विद्रोह बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुआ था तथा उसने अशोक को कुमारमात्य बनाकर वहां विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। तक्षशिला वासियों ने कहा
कि न तो हम राजकुमार के विरोधी हैं न राजा बिंदुसार के, किंतु दुष्ट अमात्य हम लोगों का अपमान करते हैं। अशोक ने न केवल विद्रोह को शांत कर दिया बल्कि तक्षशिला की प्रजा का प्रेम और विश्वास भी जीत लिया। उसने अशोक को दूसरी बार तक्षशिला और फिर उज्जैन भेजा और वह बहुत अच्छा प्रशासक सिद्ध हुआ। तो इन दो जगह के प्रशासन के आधार पर ही उसको आगे राजा बनाया गया। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम जाता है जेम्स प्रिंसेप को। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों ब्रह्मी लिपि का उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानपीय की पहचान सिंघल के राजा तिस्स से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंघली अनुश्रुतियाँ दीपवंश महावंश में ये उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई। अंततः 1915 ईस्वी में मास्की कर्नाटक से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ा गया। अशोक के अवलेखों को सफलतापूर्वक किसने पढ़ा? तो देखिए जेम्स प्रिंसेप। वही सवाल बार बार रिपीट होगा, इसीलिए तो कहते हैं कि PYQ बहुत ही ज़रूरी होते हैं। किसने कहा था कि राजा को मंत्रियों से परामर्श लेना चाहिए, अकेला पहिया नहीं चला सकता? यानी कि जो मंत्री हैं वो भी शासन के एक पहिया हैं, उन्हीं के संबंध में इधर बात है। तो ये कौटिल्य की बात है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य ने राज्य को 7 तत्वों से निर्मित माना है। इन्हें राज्य का सप्तांग सिद्धांत भी कहा जाता है और ये कई बार पूछा गया, काफ़ी बेसिक लेवल का सवाल हो जाएगा। सप्तांग सिद्धांत है वो राज्य के संदर्भ में किसने दिया? तो कौटिल्य ने दिया था। ये तत्व 7 कौन से हैं? तो पहला राजा, फिर अमात्य जैसे कि मंत्री, फिर जनपद, फिर दुर्ग, कोश, सेना और मित्र यानी पड़ोसी देश। अमात्य योग्य अधिकारियों का समूह था जिसमें राज्य के विभिन्न मंत्री एवं विभागों के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य रूपी रथ का पहिया बिना योग्य अमात्यों के नहीं चल सकता। यानी कि आपको साम्राज्य चलाना है तो आपको बहुत सारे लोगों की सहायता होगी। यानी टीम इंडिया, जैसे कि फिलहाल टीम इंडिया जैसा बात बोली जाती है, तो वही एक टीम वर्क की बात है, वो यहाँ पे भी की गई है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों को 7वीं-8वीं शताब्दी में कर्नाटक कामंतक ने अपनी नीति सार में उल्लेख किया है। नारद स्मृति में नियोग प्रथा, स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। मेगास्थनी द्वारा लिखित एग्रोनोमोई कौन थे? तो ये थे ग्रामीण अधिकारी। एग्रोनोमोई ग्रामीण अधिकारी। मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित एग्रोनोमोई ग्रामीण अधिकारी थे। यह अधिकारी नदियों की देखभाल, भूमि की नापतोल, जलाशयों का निरीक्षण और नहरों की देखभाल करते थे ताकि सभी लोगों को पानी ठीक से मिल सके। यह अधिकारी शिकारियों पर भी नियंत्रण रखता था और उसको लोगों को पुरस्कृत और दंड देने का अधिकार था। वह कर वसूलता था और भूमि के स्वामित्व संबंधी मामलों का निरीक्षण करता था। सार्वजनिक सड़कों का निर्माण, 10-10 स्टेडियम की दूरी पर स्तंभ लगाने का काम निरीक्षण भी यही अधिकारी करता था। इसकी पहचान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित अध्यक्ष और अशोक के शिलालेखों में वर्णित रज्जुक से की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मेगास्थनीज ने नगर प्रमुख अधिकारी के रूप में एस्ट्रोनोमोई का उल्लेख किया है, तो ध्यान देना है, नगर प्रमुख एस्ट्रोनोमोई। मौर्य प्रशासन में गोप जिला ग्राम के बीच का अधिकारी होता था। यह भू राजस्व संबंधी तथ्यों को लिखने का कार्य करता था। यहाँ पर ध्यान देना है, गोप है वो क्लरिकल कार्य भी करता था। स्थानिक जिले एवं ग्राम के बीच का प्रमुख अधिकारी था। ग्रामों से भू राजस्व वसूलने का कार्य इसी का था। मेगास्थनीज के लेखन में उल्लेखित एग्रोनोमोई कौन थे? तो एग्रोनोमोई थे जिले के अधिकारी। निम्नांकित में कालक्रम के अनुसार अंत में कौन था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, ये अंत में हो जाएगा क्योंकि ये गुप्त काल से रिलेटेड है। और चंद्रगुप्त द्वितीय को, जो कि समुद्रगुप्त का बेटा था, उसको ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकरा अध्यक्ष है वो माइनिंग का जो हेड होता था उसको बोला जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है TGT में फिर से, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। व्याख्या देख लेते हैं। मौर्य काल में खानों के अध्यक्ष को अकाराध्यक्ष कहा जाता था। संभवतः इन अध्यक्षों को ही मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है। लक्षणाध्यक्ष छापे खाने टकसाल का अध्यक्ष होता था। यह राज्य में मुद्रा जारी करने का प्रमुख अधिकारी था। लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। यानी कि जो सूना अध्यक्ष था ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। कई बार इसको भी पूछा गया है। तो आज यहीं तक रखते हैं।
नेक्स्ट पार्ट में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी मौर्य काल आपका चलेगा 1-2 दिन, ऐसे ही धीरे धीरे पूरे पीवाईक्यू हो जाएंगे। बाकी जो भी ऑथेंटिक बुक आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, और सारी ऑथेंटिक जो कि हिस्ट्री के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि केसी श्रीवास्तव, एलपी शर्मा और स्पेक्ट्रम, ये सभी हम लोग जल्दी ही सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट करने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एमसीक्यू फॉर्म में। तो आप उससे जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।